हम सब्सटेंटिव गुलाम हैं और इसके मैं 3-4 जो है आधार बताने की कोशिश करूँगा। एक तो पहली बात यह है कि अंग्रेज़ों ने जो भी नियम कानून बनाए वो भारतीयों पर शासन करने के लिए, भारतीय गुलामों को शोषित करने के लिए, भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए और जो उनके शासन में बाधा पैदा करे उसे कानून का एक भ्रम पैदा करते हुए, ढकोसला करते हुए और उसे फांसी के फंदे पे चढ़ा देना, इन्हीं नियम और कानूनों के तहत हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, एक मिनट, अभी मुझे अलाउ मी टू प्रोसीड बड़ी सिक्वेंशली। क्या वो सब नियम कानून हमारे प्रथम प्रधानमंत्री ने अपनाकर हमारे ऊपर नहीं थोप दिए, जिसमें कोई भी कॉमा और फुल स्टॉप नहीं बदला है? यहाँ तक कि आपकी जो पुलिस है वो आज जो है 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न होती है, राइट? आप कहेंगे कि नहीं साहब, कहीं कहीं पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम आ गया है। तो मेरा इसमें कहना है कि पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम एक प्रभावी सिस्टम है जहाँ सीनियर ऑफिसर्स ओरिएंटेड पुलिसिंग की व्यवस्था है, राइट? पुलिस के पास कुछ मजिस्ट्रियल पावर हैं जिससे कि डायकोटोमी के कारण अपराधियों को लाभ न मिले, एंड पुलिस विल बी इफेक्टिव वेयर एवर इट वुड लाइक टू बी, राइट? लेकिन क्या कमिश्नरेट सिस्टम में हमने पब्लिक को वो अधिकार दिए पाए हैं कि उसकी सुनवाई हो जाए? देखिए, पब्लिक जो विक्टिम है, विक्टिम इज जस्ट वन ऑफ द विटनेस। जो क्राइम, स्पेशली जो संज्ञेय अपराध है, इट इज़ ए क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, राइट? आपने देखा होगा कभी सभी कानूनों में क्या लिखा जाता है? अपराधी का नाम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ बिहार, स्टेट ऑफ दिल्ली, वट एवर हूसोएवर इज। तो अपराध किसके विरुद्ध घटित हो रहा है? अबाउट द सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट। क्या कमिश्नरेट सिस्टम आने के बाद जो है अकाउंटेबिलिटी के साथ अपराधों का संज्ञान हो रहा है? दैट इज द पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, सही विवेचना करने और सही विवेचना ना करने या एफआईआर दर्ज ना करने या समय पर चालान पेश ना करने, इसके लिए कहीं अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है, और अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म के साथ साथ कहीं कंपनसेशन मैकेनिज्म भी चाहिए, जिससे अल्टीमेटली सफरर कौन है? विक्टिम है। तो विक्टिम को द कंपनसेशन शुड फ्लो फ्रॉम 2 साइड, वन इज फ्रॉम द स्टेट साइड एंड सेकंड फ्रॉम द एयरिंग ऑफिसर। यदि उसने विलफुली अपने जो फंक्शनल ड्यूटी है उसका कंप्लायंस नहीं किया तो एक कंपनसेशन का एक हिस्सा वहाँ से आना चाहिए। डू यू एग्री विथ मी? ठीक है ना? तो नियम, कानून और व्यवस्था आपने जो अंग्रेज़ों ने भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाई थी, आपने यथावत उसे थोप दिया। इस बात से सहमत हो क्या? नहीं, किस हद तक सहमत हो? नहीं, लेकिन हमने भी उन्हें एज इट इज अडॉप्ट कर लिया ना। आज भी आपके अधिकांश एक्ट जो है ना प्री इंडिपेंडेंस एरा के हैं, और जो आपने उसमें 1973 सीआरपीसी लिख दिया है, दैट इज ए मार्जिनल ड्रेसिंग, नथिंग ग्रेट। और जो उसके अच्छे प्रोविज़न हैं, हमने उसे जनता को उससे आगाह भी नहीं कराया। जैसे एक सेक्शन है 39 सीआरपीसी, जो आम पब्लिक के ऊपर ये जिम्मेवारी डालता है कि यदि कोई संज्ञेय अपराध उसके ज्ञान में आ जाए कहीं से भी, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पुलिस को सूचित करे, और यदि वो पुलिस को सूचित नहीं करता है तो ही इज़ अकाउंटेबल एंड ही कैन बी प्रोसिक्यूटेड। ठीक है ना? उसको जेल में बंद किया जा सकता है। और बर्डन ऑफ प्रूविंग इनोसेंस लाइज ऑन द दैट इंडिविजुअल जिसके संज्ञान में वो अपराध आया है, राइट? तो यदि मेरी ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं पुलिस को रिपोर्ट करूं, तो उस पुलिस की भी तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि संज्ञेय अपराध है तो 154(1) में वो उसका संज्ञान ले, और 154(3) में जो है उसका जो है एसपी उस पर वो करे। यदि थानेदार ने नहीं किया तो एसपी की भी अकाउंटेबिलिटी है। 156(3) में कोर्ट की अकाउंटेबिलिटी भी है।
482 CRPC में हाई कोर्ट की अकाउंटेबिलिटी भी है, और PIL एंड कंटेम्प्ट पिटीशन के तहत सुप्रीम कोर्ट की भी अकाउंटेबिलिटी है। तो देखा जाए तो इतनी सारी अकाउंटेबिलिटी के बीच भी क्या आम जनता की सुनवाई हो रही है? दैट्स द पॉइंट। तो वी आर लिटरली गवर्न बाय द ओल्ड डेकोरियन 1861 रूल, एंड यदि हमने उसमें कुछ संशोधन कमिश्नरी सिस्टम के नाम पे किया है तो हमने उसके पावर बढ़ा दिए हैं, लेकिन कहीं अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बढ़ाई है। और यदि मशीनरी के इनेक्शन के कारण यदि किसी विक्टिम को समय पर राहत नहीं मिल पाती है तो उसे कंपनसेशन का हमने कोई प्रावधान नहीं किया। हमारे इस सिस्टम ने जितने भी कमेटीज और कमीशंस बने, पहले तो उनका मैंडेट बहुत छोटा था। जैसे क्राइम फ्री भारत जैसा उनका बृहद मैंडेट नहीं था कि आपको कैसे जो है ना देश को अपराध मुक्त किया जाए। इसका मैंडेट के साथ यदि आप एक कमीशन बनाते तो शायद वो अलग तरीके की बात रिकमेंड करता। तो सीमित मैंडेट के बावजूद भी इन कमेटी कमीशंस ने जो भी छोटी मोटी अनुशंसाएं की वो भी धूल चाटती रही, उनको भी इम्प्लीमेंट नहीं किया, राइट। तो और हम तो ये भी देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो 2006 का निर्णय है उससे क्या अपेक्षा की गई थी, क्योंकि वो निर्णय आर्टिकल 142 के तहत लाया गया है। इट इज़ यूजिंग द ओरिजिनल पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू इम्पार्ट जस्टिस, डिवाइज द वेज एंड मीन्स टू इम्पार्ट जस्टिस। तो आर्टिकल 142 के तहत ये जो 7 बिंदु का जो जजमेंट दिया गया था उसके माध्यम से ये अपेक्षा की गई थी कि पुलिस विल बी इंसुलेटेड फ्रॉम द इंटरफेरेंस ऑफ द पॉलिटिशियंस। आज 2006 से 2022 में 16 साल की यात्रा में आप ये महसूस नहीं करते कि पूरी राजतंत्र ने पूरा जो है, राजनेताओं ने पूरा जो है पुलिसिंग को ही अपने जकड़ में ले लिया है। आज सिपाही से लेकर DG कोई भी उस पकड़ के बाहर नहीं है। सिपाही से लेकर DG हर कोई जो है वो कहना चाहिए कि राजनेताओं की मेहरबानी से पोस्ट होता है, मेहरबानी के दौरान पदस्थ रहता है और मेहरबानी रहने तक ही अपने पद पर रह सकता है। एंड कंट्रोल इज़ फुल एंड कंप्लीट। तो नियम कानून के हिसाब से आप जो है गुलामों वाले नियम कानून से गवर्न हो रहे हैं। राजनीतिज्ञों के गुलाम हैं। अभी इस बात पे अभी जाते हैं। अभी तो अंग्रेज़ों के गुलाम कानून, जो नियम कानून हैं जो गुलामों के लिए बनाए गए थे, जिसमें न्याय का ढकोसला था, तभी जो है कहना चाहिए कि आपका भगत सिंह ने क्या किया, एक बम फेंका जो कि स्मोक बम था। स्मोक बम से कोई मर सकता है क्या? बम फेंकने के बाद वो असेंबली में बम फेंकने के बाद वो व्यक्ति वहाँ से भागा नहीं। उसने कहा मैं यहाँ कोई भागने के लिए नहीं आया हूँ, ना भी माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ, मैं तो देश का ध्यान आकर्षित करने के लिए आया हूँ, राइट। क्या इतनी सी कार्रवाई के लिए आप किसी को फांसी पे चढ़ा सकते हैं? उसने किसी की जान नहीं ली, उसने कोई गलत काम नहीं किया। तो इसका मतलब है ये व्यवस्था एक न्याय का ढकोसला था जिसके माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति को फांसी के फंदे पर चढ़ा सकते थे, और ये पूरी व्यवस्था आपके ऊपर एज इट इज़ थोप दी गई। अब सेकंड बताइए इसका कि जो है इसमें ब्यूरोक्रेसी, पुलिस और जुडिशरी तीनों को अपन मान लें, ब्यूरोक्रेसी विल इंक्लूड ऑल डिपार्टमेंट्स। ये व्यवस्था बाय एंड लार्ज जो है जो अंग्रेज़ों ने बनाई थी उस एज इट इज़ आपके ऊपर थोप दी गई, जिसमें वो एलिमेंट ऑफ लॉर्डशिप है। हम आप जो भी इवन जो IPS ऑफिसर भी रहे हैं वो लॉर्ड्स विथ एंजॉइंग पावर्स, राइट। तो ये हुकूमती लॉर्डशिप वाला जो है व्यवस्था हमारे ऊपर थोप दी कि नहीं थोप दी? डू यू एग्री विद दिस? नहीं, मतलब इस बात से आप सहमत हैं कि जो है लॉर्डशिप वाली व्यवस्था थोप दी, राइट। अब इन सब के ऊपर एक राजसत्ता आती है। राजसत्ता को जो है पॉलिटिकल पार्टी को कहीं भी संविधान में डिफाइन नहीं किया गया है। तो पॉलिटिकल पार्टी का जन्म हुआ है एक एक्ट से जिसका नाम है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951। उसमें हमने पॉलिटिकल पार्टी कंसीव की, उसका रजिस्ट्रेशन का सिस्टम रखा, और उसमें हमने नियम कानून में पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, इंटरनल डेमोक्रेसी और डूज और डोंट डिफाइन नहीं किए। उसके कारण सभी पॉलिटिकल पार्टी आज देखा जाए
तो फैमिली कंपनी और प्राइवेट कंपनियां बन गई कि नहीं बन गई? जहां पर एक मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के केस में जेल जाता है तो वो अपने सीनियर कलीग पे भरोसा करने की बजाय अपनी अनपढ़ गंवार पत्नी को मुख्यमंत्री बनाता है। ये दिस इज़ द एक्सट्रीम रिफ्लेक्शन ऑफ कैसे परिवार की कंपनियां चल रही हैं, कैसे प्राइवेट कंपनियां चल रही हैं। हमने इसको उसमें खड़ा कर दिया है, राइट। अब जो ये पॉलिटिकल पार्टी हैं इसकी भी थोड़ी एनालिसिस करना ज़रूरी है, माननीय प्रधानमंत्री जी के उस अंश पर जाने के लिए कि गुलामी के हर अंश से मुक्ति। तो मुझे तो लग रहा है कि पूरी गुलामियत आपके ऊपर थोपी हुई है, तो अंश कहाँ है? वो अंश कौन खोज रहा है और किसको आप अंश कह रहे हैं? तो जो ये पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये जिसको टिकट देंगे वो जीतेगा ना। तो पहले क्या ये विचारण आवश्यक नहीं है कि ये टिकट किसको दे रहे हैं? तो मैंने जो एनालिसिस की, और फिर तुम उसमें ऐड करना यदि तुमको एक दो पॉइंट और समझ में आते हैं, तो मैंने एनालिसिस की, मैंने पाया कि 5 तरीके के लोगों को ये टिकट दे रहे हैं। पहले जो ज़्यादा पैसा दे दे उसको टिकट दे दे। तो यदि आपने 100 करोड़ दिए और मैंने 150 करोड़ दे दिए तो आपका पत्ता कटेगा, मुझे टिकट मिलेगा। दूसरा जो है, अपनी पार्टी के आकाओं और नेताओं के बच्चों को, उनको चाहे कोई एक्सपीरियंस हो चाहे ना हो, वो उनके दूध के दांत टूटे हों चाहे ना टूटे हों, उनको जो है टिकट देना है। और यदि वो जीत गए हैं तो उन्हें फिर मंत्री भी बनाना है, कैबिनेट मंत्री भी बना देना है, और उनको मुख्यमंत्री बनाने तक का जो है ना स्वप्न देखना और दिखाना उन्होंने उसमें कर दिया है। तो ये दूसरा हो गया है, अपने आकाओं और नेताओं को टिकट बांटना। अब इसमें जो तीसरी चीज़ मैं समझ पाता हूँ कि ये जाति और धर्म के आधार पर जो टिकट बांट रहे हैं, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि यदि आप जाति और धर्म का रिप्रेजेंटेशन का एक थोड़ा सा चीज़ सोच रहे हैं तो दैट मे नॉट बी एंटी डेमोक्रेटिक। लेकिन जाति और धर्म में मूर्ख बनाने वाले अयोग्य लोगों को आप खोज के दे रहे हो, जिससे कि योग्य लोगों को आप अवॉइड कर रहे हो, क्योंकि आपको डर है कि यदि योग्य लोग आ जाएंगे तो वो आपकी अथॉरिटी को चुनौती बन जाएंगे, और आप कोई चुनौती पैदा नहीं करना चाहते हैं। और धोखे से यदि कोई चुनौती पैदा हो गई अज्ञानता में, मतलब टिकट दे ही दिया, तब तक तो वो जो है ना बड़ा सोबर सावर जो है ना सेवक दिख रहा था, और मालूम पड़ा कि वो तो ज्ञानी आदमी निकल गया, योग्य आदमी निकल गया, तो उसको फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी पे कहीं कॉर्नर कर दिया जाएगा और अगली बार तो उसे टिकट मिलेगा नहीं। ये तीसरे तरीके की बात से कुछ सहमत है क्या आप? चलो अब अपन चौथी तरीके की बात पे चलते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लोग, जिन्हें लगता है कि अब इस तरफ जो है सत्ता सुख नहीं मिलने वाला है और दूसरी तरफ सत्ता सुख मिलने की संभावना है, तो जो सत्ता सुख को बरकरार रखने के लिए अपने खुद के लाभ के लिए जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में आ रहे हैं, उनको मंच में बिठाना, उनको फूल मालाएँ पहनाना, उनको टिकट देना, उनको मंत्री पद देना, और कई बार तो उनको घूस के बतौर पैसा भी देना, स्पेशली यदि उनके आने से सरकारें बन और गिर रही हों तो, राइट। तो चौथा तरीका ये हो गया है। अब पांचवा तरीका जब मैं सोचता हूँ तो मैं इसे ज़रा नेहरू जी से कनेक्ट करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे क्या लगता है कि इसमें नेहरू जी कैसे प्रधानमंत्री बने ये हम सबको मालूम है, राइट। ही गॉट द 0 वोट इन वर्किंग कमेटी। अंग्रेज़ों और नेहरू जी की मेहरबानी से जो है ना उन्हें थोप दिया गया, राइट। अब एक व्यक्ति जो कि ही वॉज नॉट ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, यदि उसे जीवन पर्यंत मुख्य प्रधानमंत्री बने रहना है तो उसे कुछ हथकंडे अपनाना होंगे। तो यदि मैं सोचता हूँ, आई मे बी रॉन्ग, बट मेरी जो एनालिसिस कह रही है वो ये कह रही है कि नेहरू जी ने पॉपुलेशन को 4 हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा तो वो जिसको जो है घुट्टी पिलाई गई कि आज़ादी हमने दिलाई, लिहाजा आप हमारे वोट बैंक हैं, दिस इज़ वन घुट्टी। सेकंड जो है वो पार्ट है जो कि तुष्टीकरण के आधार पर उन्हें वोट बैंक के बतौर डेवलप किया गया, और तुष्टीकरण जो है संविधान के प्रावधानों के विपरीत दिया गया।
मतलब असंवैधानिक तरीके से तुष्टीकरण किया गया और उन्हें वोट बैंक के बतौर जो है ना डेवलप किया गया, ठीक है ना। दिस इज द सेकेंड। तीसरा जो है एक बड़ा तबका जिसको लाभ बांटा गया, शेयरिंग ऑफ स्पॉइल बांटा गया, तो ऑब्वियसली वो जो है लाभ पाने वाले लोग जो है वो कांग्रेस के भक्त और वोट बैंक बने, राइट। और चौथे तरीके के लोग जो कि कांग्रेस के किसी भी तरीके से कब्जे आने वाले नहीं थे, उनको हैंडल करने के लिए कांग्रेस ने एक बड़ा नायाब तरीका निकाला कि गुंडों के 2 गैंग बनाए। एक गैंग था जिसका काम था कि वोटर्स को, जो कि वोट देने वाले नहीं हैं कांग्रेस को, उन्हें पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचना चाहिए, और इन गुंडों को पूरा अधिकार दिए कि तुमको जो लगे तो तुम करो, लेकिन बस एक पोलिंग बूथ पे नहीं पहुंचना चाहिए। और दूसरा जो गुंडों का गैंग था, उसका काम था कि आप उसके फर्जी नोट छापिए, जिसको अपन क्या कहते हैं, नहीं, बूथ कैप्चरिंग, राइट, बूथ कैप्चरिंग एंड फजिंग ऑफ द वोट, है ना। अब ये चलता रहा। इसके बाद एक सेशन जी आ गए। सेशन जी ने अपने दिमाग लगाया और ऐसे ऐसे जो है ना वर्तमान नियमों में ही कुछ बहुत सारी चीज़ें निकाल के उन्होंने राजनेताओं के लिए ये बहुत मुश्किल कर दिया कि वो अपराधियों को इस तरीके से वोट करें, राइट। मीनवाइल IT, सोशल मीडिया, ये सब चीज़ें भी आ गई। हालांकि इनको परचेज कर लिया गया, लेकिन फिर भी कुछ तो जो है ना इंडिपेंडेंट रहते ही हैं। तो उसके कारण जो है इस संयुक्त जो है इम्पैक्ट के कारण अपराधियों को कुछ करने में दिक्कत थी, ठीक है ना। अपराधी कुछ कर नहीं सकते थे। तो फिर ये सोचा गया कि ठीक है, अपराधियों को यदि हम बाहर से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तब तक अपराधी भी सियाने हो गए कि जब भैया मेरे कारण तुम जीत रहे हो तो फिर मैं ही क्यों ना जीतूं। तो इन दोनों फैक्टर्स को मिलाकर अपराधियों को टिकट दिया जाने लगा, और यदि उसमें जाति और धर्म का तड़का लगा हो तो वो सोने में सुहागा है। ये 5 तरीके मैंने पाए हैं जो अमूमन हर पार्टी में टिकट बांटने का आधार है। तो आप इसको से सहमत हैं या इसमें 1-2 कैटेगरी जोड़ना चाहेंगे, या जो 5 मैंने बताई हैं उसमें किसी को हटाना चाहेंगे? एक आध कोई और जोड़ना चाहेंगे? ऑल इंक्लूसिव है, राइट। तो देखा जाए तो जो ऊपर की राज सत्ता है, अभी अपन ने कानून की बात कर ली, फिर अपन ने एक ब्यूरोक्रेसी और व्यवस्था की बात कर ली, फिर उसके ऊपर राज सत्ता की बात कर रहे हैं। तो राज सत्ता में जो प्रॉपर्टी और ट्रेडिशन बांटे गए उसके तहत तो उस प्रॉपर्टी और उसके ट्रेडिशन के तहत अच्छे लोगों को जब टिकट ही नहीं मिलेगा तो आपके ऑप्शंस जो है ना उनको इलेक्ट करने के बहुत लिमिटेड हो गए, राइट। अब जीत कैसे हासिल की जा रही है उसके ऊपर भी मैंने रिसर्च की, एंड यू आर वेरी थिंकिंग ऑफिसर, एंड आई वुड लाइक कि जहां मैं गलती करूं उसको ज़रूर टोको मुझे, ठीक है ना। तो मैंने इसमें ये पाया कि सभी पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी IT सेल बना ली हैं। IT सेल का काम है कि हमारे छोटे काम जिनका ग्राउंड पे कोई इम्पैक्ट ना भी हो, उनको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करके महिमा मंडन किया जाए, राइट। दूसरे की जो छोटे मोटे कहीं आउट ऑफ द प्ले कॉन्टेक्स्ट कोई जो है ना कोई चीज़ मिल जाए, वीडियो ऑडियो मिल जाए, तो उसको मिस इंटरप्रेट करके सामने वाले का कद और जो है ना छोटा किया जाए, उसका मजाक बनाया जाए, और उसका जो है ना कद काठी जो है ना छोटी कर दी जाए। 2 काम। तीसरा काम IT सेल का ये रहा कि सोशल मीडिया, जो कि एक बड़ा पावरफुल मीडिया बन गया है, उसको काउंटर करने के लिए, जैसे कि कॉर्पोरेट में CEO हंटिंग होती है, ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी ने मीडिया हंटिंग करनी, सोशल मीडिया हंटिंग चालू की। तो जो ज़्यादा जिनके व्यूअरशिप थे उन लोगों को जो है ना IT सेल का काम है कि उनको कांटेक्ट करना, पहले जो है ना उनको इन्फ्लुएंस करना, फिर उनको पे पैकेट पर लाना,
एंड आप ये देखेंगे कि बड़े बड़े जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं वो बेशर्मी से किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के माउथपीस बन गए हैं, और जो नहीं बने हैं वो उस लाइन में खड़े हैं कि आगे बन जाएंगे, ठीक है ना। तो सोशल मीडिया का आपने यूज़ किया, तो सोशल मीडिया को भी पेड मीडिया में कन्वर्ट कर दिया। फिर पेड न्यूज़, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में, तो न्यूज़ वालों को, और उससे भी थोड़े से आगे जाके इनके जो मालिक हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन पे दबाव बना के कि तुम्हारे इंडस्ट्रीज जो तुम सीधे से चलाना चाहते हो तो यू हैव टू बी इन लाइन विथ अस। और कई बार प्रलोभन देके कि मैं तुमको राज्यसभा का सदस्य बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट जिस तरीके से भी ढाला जा सके, तो प्रिंट मीडिया को और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नंबर 1 बाय परचेजिंग पावर, ब्रिंगिंग देम ऑन ए पे पैकेट बाय पेड न्यूज़, और सेकेंडली बाय ऑफरिंग some offers, lucrative things like membership of राज्य सभा, और sometime fear कि तुम्हारा जो है ना इंडस्ट्री चौपट कर देंगे यदि तुम हमारी लाइन में नहीं फॉलो करते। सो वट एवर बी द रीज़न, यदि आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया भी किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को टो करते हुए नज़र आते हैं, और उसके लिए उनकी कोई सीमा नहीं है, राइट। अब नेक्स्ट आता है आम सभाएं। तो पहले आम सभाएं जो होती थी, लोग बाग जो है ना अपने नेता को सुनने के लिए जाते थे। आज जो है आम सभाएं भी पेड आम सभाएं हो गई हैं, गाड़ियां भेजी जाती हैं, उनके लिए लंच डिनर का व्यवस्था होता है, पर हेड 500 रुपये का भुगतान भी होता है। तो जो आम सभाएं जिनसे गेज किया जाता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो भी एक ड्रामा नाटक हो गया है, पेड आम सभाएँ हो गई हैं, और एक इम्प्रेशन क्रिएट किया जाता है कि फलानी पार्टी जीतने वाली है। इसी को एक्सटेंड करने के लिए एक नया मॉडल आ गया है, सर्वे मॉडल। तो सर्वे मॉडल को जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि जैसे आज के जो इनोवेटिव प्रोडक्ट होते हैं, देखो जब हम लोगों ने शुरू में इंजीनियरिंग की, उस समय हम जो है डिमांड को कैसे कैलकुलेट करते थे, बाय एक्स्ट्रापोलेटिंग पास्ट, राइट। उसी को फ्यूचर में एक्स्ट्रापोलेट करते थे, फिर कहते थे कि साहब ये डिमांड 20% बढ़ जाएगी, इतनी हो जाएगी, उतने हमें चीज़ों को कैटर फॉर करना है। आज ऐसा नहीं होता है। आज जो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड क्या करता है, इट कम्स आउट विद द प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट और नीड के आधार पर आपको बताते हैं कि दिस इज द प्रोडक्ट विच विल बी कैटरिंग योर नीड्स एंड यू नीड इट, आपको चाहिए ये। उसी अंदाज में जो है पॉलिटिकल सर्वे करा के देन रियलाइजिंग कि ये सर्वे सही है, और उनको जो है मार्केट करके हम एक हवा क्रिएट करते हैं, और जो कि रियलिटी में कन्वर्ट होता है। तो सर्वे को हम श्रेय देते हैं, जबकि सर्वे कॉन्कॉक्टेड होता है। तो पेड सर्वे करा के तो सब चीज़ पेड होती जा रही है। फिर जो है जाति और धर्म के आधार पर वोट बैंक बना के, जिसमें भय के एलिमेंट को डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी एंड विद द लिटिल नेगेटिविटी ऑफ द भय पैदा करके, देन फ्री भी बांट के, देन पैसा बांट के, और देन दारू बांट के। और पैसा और दारू बांटने के लिए ज़रूरी है कि आप गरीब हों। तो भारतीय जनता को गरीब रखना एक राजनीतिक मजबूरी हो गई है। तो गरीबी के नारे तो लगाए जाएंगे, लेकिन आपकी गरीबी दूर नहीं की जाएगी। आपकी ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा हुआ है कि इंटॉक्सिकेंट जो है बेसिकली दलित और गरीबों के अगेंस्ट जाता है, लिहाजा ईच स्टेट गवर्नमेंट विल स्ट्राइव कि जो है लिकर से लेके हर तरीके के इंटॉक्सिकेंट को जो है ना वो प्रतिबंधित करेगी, और उनको जो है ना आम के व्यक्ति के लाइफ स्टाइल से बाहर निकालेगी। लेकिन हर पार्टी जो है भर भर के जो है ना कलारियाँ खोल रहे हैं, दारू की दुकानें खोल रहे हैं, और जहाँ दुकान नहीं भी है वहाँ पर भी पाउच बना के भेज रहे हैं। तो आज हमारी सो कॉल्ड युवा और सो कॉल्ड रूरल पॉपुलेशन काफ़ी हद तक दारूखोर हो गई है। तो जो हमारे पास 28-30 करोड़ लोग युवा हैं, आर दे इन्फ्यूजिंग विद द एनर्जी, और या हमने उन्हें कंडम जो है ना गरीब और दारूखोर, चरित्रहीन, फिल्म देखने वाले और इस तरीके के जो है ना जिनका कोई ना दिखने में जो है ना कोई अच्छाई दिख रही है, ना उनके आचरण में कोई अच्छाई है, जो संस्कार हैं वो माता पिता के ही संस्कार भ्रमित हो गए हैं, वो बच्चों को क्या संस्कार देंगे, टीचर्स के जो है ना संस्कार भ्रमित हो गए हैं, वो बच्चों को क्या संस्कार देंगे। तो कुल मिला के जो है, इसको एक बार रिकैप्चुलेट करते हैं, IT सेल का
तीन तरीके से यूज करके, सोशल मीडिया को पेड बनाते हुए, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पेड बनाते हुए, आम सभाओं को पेड बनाते हुए, फर्जी सर्वे कराकर, फ्रीबी बांटकर, दारू बांटकर, पैसे बांटकर, साड़ी बांटकर, अपना महिमामंडन करके और जाति और धर्म के आधार पर बांट के इन के इन प्रकार मूर्ख बना के जो व्यक्ति को टिकट नहीं मिलना चाहिए उसको टिकट देके और उसको जिताते हैं। इस एनालिसिस से आप कहाँ तक सहमत हैं? ऐसा ही हो ही रहा है, तो मतलब डू यू एग्री विद दिस? अच्छा, अब सवाल उठता है कि चलो हमने हमारे जो भी कंसिडरेशन हो, हमें खूब मूर्ख बनाया गया, लेकिन हमने किसी व्यक्ति को चुना है तो वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव हुआ कि नहीं। लेकिन हम जिसको चुनते हैं क्या वो हमें रिप्रेजेंट करता है या हमेशा पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता है? वैसे तो उसको लेना देना है ही नहीं। जब आपने कहा कि वो तो उसको जितवाया जाता है, हम तो एक इंस्ट्रूमेंट हो गए उसको जितवाने में। करेक्ट। तो इसका मतलब है कि जो हमारे वोटों से चुन रहा है, चाहे हमारा वोट देने का कंसिडरेशन उतना ऑब्जेक्टिव ना हो, उतना मेरिट बेस्ड ना हो, हमारी चॉइस लिमिटेड क्यों ना हो, इन तीनों के बावजूद भी जो हमारे वोट से चुना जा रहा है कायदे से उसे मुझे रिप्रेजेंट करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो हमको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो पॉलिटिकल पार्टी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। पार्लियामेंट में वो पार्टी भिप से डरा हुआ है, पार्लियामेंट के बाहर जो है वो पार्टी डिसिप्लिन से डरा हुआ है, और उसे ये भय सता रहा है कि उसकी प्लेट में जो कुछ टुकड़े आ गए हैं वो टुकड़े कोई उठा ना ले। इस भय से वो हमेशा ग्रसित है। इस एनालिसिस से किस हद तक सहमत हैं आप? सही बात है, सही है। यू एग्री विद दैट कि ये एक उसे तो पार्टी ने जितवाया है, तो अपन सोच रहे हैं कि अपन ने अपना कुछ रोल है, अपने को रिप्रेजेंट करता है, वो करना चाहिए। उसे पार्टी ने जितवाया है और वो ये मानता है कि पार्टी ने जितवाया। अभी जैसे अपन देख लें कि कोई भी खड़ा कर दीजिए आप, कोई भी खड़ा कर दो, राइट, चेहरा तो जो है उसमें प्रधानमंत्री का जाएगा, चेहरा तो जो है ना योगी जी का जाएगा, तो लोगों ने जो है उस व्यक्ति को वोट नहीं दिया है, लोगों ने मोदी और योगी को के चेहरे को वोट दिया है। तो वो भी समझ रहा है कि हमारी कोई औकात नहीं है। तो जिसको आप चुन रहे हैं उसकी कोई औकात नहीं है, वो आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस सब से आपकी स्थिति क्या बनी? मैं बेसिकली इसमें हमारा फोकस उस आम जनता की तरफ है। तो पहले हमने उस आम जनता को गुलाम साबित किया, राइट। अब हम उसे वोट देने वाला गुलाम कहना चाहते हैं, और वोट देने वाला गुलाम जो है वो आपके हित में काम नहीं कर रहा है, वो कर रहा है किसके हित में काम कर रहा है? पार्टी के हित में, पार्टी का गुलाम है। नहीं, वो आपके अहित में काम कर रहा है, क्योंकि हमें वोट बैंक बनाना है, तो हमें जाति के मुद्दों को उकसाकर आपको लड़ाना है, धर्म के मुद्दों को उकसा के लड़ाना है, हमें आपको गरीब बनाए रखना है, हमें आपको दारूखोर बना के रखना है। तो लड़ाई झगड़े, डिवाइसिव पॉलिसी, दारूखोरी, गरीबी, ये राजनीतिक हथकंडे नहीं बन गए हैं। तो हम एक घटिया गुलाम हो गए। मतलब गुलाम थे, वोट देने वाले गुलाम थे, और वोट देने वाले के कारण हम एक घटिया गुलाम हो गए हैं। इस पूरी एनालिसिस से आप कहाँ तक सहमत हैं? सही एनालिसिस है। तो गुलाम पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, अब राजनीतिक पार्टीज के गुलाम हैं। उन्होंने बेसिकली अंग्रेजों की जगह राजनीतिक पार्टियां आ गई हैं, रिप्लेस हो गया बस। और वो जो है वो जरा उनके इंटरेस्ट सीमित थे, उनके इंटरेस्ट लूटने तक ही सीमित थे और अपने साम्राज्य को चलाने थे। इनके जो है इंटरेस्ट उससे ज़्यादा घटिया हैं, और ये इतना धन खर्च करके आ रहे हैं कि पहले दिन से ही इनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे काम करना है, तो पहले दिन से ही ये भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं, एंड दे बिकम द पैट्रन एंड ड्राइवर ऑफ द करप्शन। डू यू एग्री? अब हम लौट के आते हैं प्रधानमंत्री जी के बात पे कि गुलामी के हर अंश से मुक्ति। तो आपको नहीं लगता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री, जो कि सभी के चहेते भी हैं, उन्हें इन सब चीज़ों में गुलामी के वो अंश दिखना चाहिए जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ? क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि गुलामी के हर अंश से मुक्ति।
तो मैं तो कह रहा हूँ कि आप गुलामी के जो है ना पत्थर के नीचे दबे हुए हैं, अंश तो छोड़ दीजिए, आपकी मानसिकता नहीं है, ये रियलिटी है। आपको सिस्टम ही ऑफर नहीं किया जा रहा है। यदि आपको सिस्टम ही ऑफर नहीं किया है तो अंश है या गुलामियत ही है। डू यू एग्री? वी आर, हम एक वोट देने वाले गुलाम हैं और जिनको हम चुन रहे हैं वो हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब तक हम इसमें बदलाव नहीं लाएंगे तब तक जो है अपराध मुक्त भारत और भ्रष्टाचार मुक्त भारत जो है, चाहे कितने भी टेक्नोलॉजी से ड्रिवन क्यों ना हो, ये ज़मीन पे उतारना संभव नहीं होगा। डू यू एग्री विथ मी? होना चाहिए, लेकिन होगा कैसे, वो वाली बात है। होना चाहिए वाली बात, चाहिए वाला तो अब ठीक है, आपने एक बहुत नया मुद्दा उठाया है कि आपको बिल्ली समझ में आ गई है और घंटी समझ में आ गई है, और बिल्ली के गले में घंटी बांधना है और वो भी चूहों को, तो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? राइट? यही समस्या ही हुई कि नहीं हुई? समस्या ये हुई, मतलब ये आज की जो राज सत्ता है वो बिल्ली हो गई। घंटी हमारी समस्या का कोई समाधान निकलेगा ये नहीं, घंटी गारंटी नहीं है। नहीं, घंटी बजेगी तो कम से कम मालूम पड़ जाएगा ना कि अब आ गए हैं तो भग लेंगे। मतलब अभी तो बिल्ली और चूहे के उस हिसाब से घंटी कह रहे हैं, राइट? बेसिकली चूहों का तो यही आइडिया था ना कि जब घंटी होगी तो घंटी बजेगी तो हम भाग लेंगे, तो हम अपने बिल में घुस जाएंगे तो हमारे बिल्ली क्या उखाड़ लेगी, ठीक है ना? उसके बाद फिर ये चलेगा कि आप इन चूहों ने घंटी बांधी थी तो ये चूहे बिल्ली के हो गए और बाकी चूहे जो हैं दूसरे हो गए, तो बिल्ली जो है बाकी चूहे जो है बिल्ली नहीं। इसके लिए एक सिस्टम ये बनाया गया है। देखिए, मैं इस पूरी व्यवस्था को एक आसुरी व्यवस्था के रूप में देखता हूँ, मैं अपने तौर पे देखता हूँ। और वेदों का ज्ञान ये कहता है कि आसुरी व्यवस्था से लड़ना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है ना? और एक रास्ता जो है आसुरी व्यवस्था से लड़ने का वेदों ने, हमारे पूर्वजों ने दिया है, और वो ये दिया है कि आप तपस्या करिए, तपस्या के माध्यम से ब्रह्मास्त्र शिवास्त्र प्राप्त करिए, वरदान प्राप्त करिए, और फिर अस्त्र शस्त्र और वरदानों से सुसज्जित होकर आप असुरों को पराजित कर पाएंगे, राइट? दूसरा हमको मार्गदर्शन दिया है राम ने क्या कहा है? विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस भय विन होए न त्रीत। तो इसमें 3 एलिमेंट हैं। पहले अन्वय विनय प्रार्थना करना चाहिए, जिसको जिम्मेवारी सौंपी है उससे अन्वय विनय प्रार्थना करिए। दूसरा अंश है कि उसको फिर विवश करिए, राइट? तर्कस पे तीर लगा के कि मैं तुमको सुखा दूंगा, तो वो समुद्र जो है ना पैदा होके आगे आ जाए, या तो वो रास्ता खुद फट के 2 के रास्ता दे दे, या कोई रास्ता सुझाए कि नरनील जैसा रास्ता सुझा दे कि भाई इनके ये श्रापित लोग हैं, इनके हाथ के पत्थर डूबते नहीं हैं, तो इन लोगों का उपयोग करके आप राम सेतु बना लीजिए, राइट? और यदि ये दोनों चीज़ें नहीं होती हैं तो फिर है पराजित करना। और यही बात जो है देखा जाए तो श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भी कही है। श्री कृष्ण ने क्या कहा? जब अर्जुन दिग्भ्रमित हो रहे हैं, उनका कहना है कि हमारे अपने बंधुओं को मार के, अपने गुरुओं को मार के यदि हमें कुछ भी मिल रहा है तो मुझे भीख मांगना जो है मंजूर है, ऐसा मुझे राज्य नहीं चाहिए। तब जो है श्री कृष्ण क्या कहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ गांडीव उठाओ, यह धर्म युद्ध है, इसे लड़ना ही होगा, वरना आने वाले जनरेशन तुम्हें एक कायर के रूप में याद करेंगी, तुम एक धनुर्धारी के रूप में नहीं जाने जाओगे। तो इन तीनों चीज़ों को, जो 3 चीज़ें मैंने बताई हैं, इनको मिला के एक मॉडल बनाया है। और वो मॉडल ये कह रहा है कि सभी लोग बिना नियम कानून को तोड़े, बिना कंडक्ट रूल को तोड़े, अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को ऊर्जाकृत करके एक बड़े मॉडल में, एक अम्ब्रेला के नीचे लाएं, जिसके लिए हमने क्राइम फ्री भारत का एक ऐप लॉन्च किया है, और उसके माध्यम से उनको जोड़ना है। और उसमें वो सब मॉडल भी दिए गए हैं कि जिससे आप लोगों को जोड़ सकते हैं। सो इट इज़ प्रोवाइडिंग दैट इकोसिस्टम आल्सो, कि आप उस लोगों को जोड़ेंगे तो आपको प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे। तो उस तरीके का एक बहुत पावरफुल
ऐप हमने लॉन्च किया है, और मेरा मानना है कि 10 दिन में चमत्कार हो सकता है। 10 दिन एक बहुत छोटा समय होता है। देखिए, मैं इसको इस ढंग से समझाता हूँ कि आज हमने यदि अभियान चालू किया, और आप ये जो अभी हम बात कर रहे हैं, यही ऊर्जाकृत करना है। मतलब ऊर्जाकृत करना, यही ऊर्जाकृत है। जैसे सत्यनारायण की कथा सुनते हैं तो सत्यनारायण की जो कहानी है वही कथा है, और कुछ नहीं है, राइट। तो ये जो आपने ज्ञान वर्धन किया, ज्ञान खोला, यही ऊर्जाकृत करना है, राइट। तो यदि आपने आज 10 लोगों को ऊर्जाकृत किया, राइट, और उनको संकल्पित किया कि आपको 10-10 लोगों को केवल 9 दिन तक जोड़ना है, तो आज आप शाम तक 10 हो जाएंगे। कल वो 10 लोग 10-10 को और संकल्पित हैं तो जोड़ेंगे तो 100 हो जाएंगे। जब 100 लोग संकल्पित हैं तो तीसरे दिन 1000 हो जाएंगे। 1000 संकल्पित लोग 10-10 को जोड़ेंगे तो 10,000 हो जाएंगे चौथे दिन। 5वें दिन 1 लाख हो जाएंगे। 6वें दिन 10 लाख हो जाएंगे। 7वें दिन 1 करोड़ हो जाएंगे। 8वें दिन 10 करोड़ हो जाएंगे। और 9वें दिन 100 करोड़ हो जाएंगे। और 100 करोड़ लोग थाली बजाकर और दीपक जलाकर और यदि छोटे से वीडियो चलाकर अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से ये कहते हैं कि हम आपसे क्या चाहते हैं, तो शायद वो अनुनय विनय प्रार्थना हमारे चुने हुए प्रतिनिधि सुनने के लिए आतुर होना चाहिए वैसे तो उन्हें। और यदि वो नहीं सुनते हैं तो उन्हें विवश किया जा सकता है, और यदि विवश नहीं होते हैं तो फिर उन्हें पराजित किया जा सकता है, और वो भी संकल्प के आधार पर, बिना किसी चुनाव प्रचार के। तो जो भी हथकंडे अपन ने बताए हैं, ना IT सेल की ज़रूरत है, ना आपको पेड सोशल मीडिया की ज़रूरत है, ना प्रिंट मीडिया की ज़रूरत है, ना पेड सर्वे की ज़रूरत है, ना पेड आम सभाओं की ज़रूरत है, ना जातीय धर्म के आधार पर बांटने की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। आप मात्र संकल्प के आधार पर लोगों को जो है ना हरा पाएंगे। और चूँकि उनमें से बहुत सारे लोग गरीब भी होंगे, तो उनको उनके हक से क्यों वंचित रखना। तो यदि कोई जो है फ्री भी बांटने आए तो ले लो, कोई पैसे बांटने आए तो ले लो, बल्कि उससे कहें कि साहब इतना पैसा तो दो, 1 साल चल जाए। तो छोटा पैसा मत लीजिए, ज़्यादा पैसा मांगिए। दारू कहो तो भाई आपने दारूखोर बना दिया है, कम से कम 1 साल की दारू तो दे दो यार, राइट। तो बढ़ चढ़ के मांग के ले लिया जाए, लेकिन वोट जो है ना संकल्प के आधार पर दिया जाए। आपको कैसा लगता है ये मानो? मल्टी लेवल मार्केटिंग हो गई है, 10, 100, 1000, लाख। नहीं, देखिए मार्केटिंग में भी वो मार्केटिंग कर रहा है। यहाँ पर आपके जो है बार्गेन में एक सुनहरा भविष्य मिल रहा है। संकल्प का उसको ढांचा पहना दिया, एक संकल्प का ढांचा। संकल्प से आपको एनर्जी मिल रही, संकल्प से आपको दृढ़ता आ रही है, संकल्प से आपको एक भविष्य दिख रहा है, संकल्प से आपको एक मंजिल दिख रही है, संकल्प से आपको एक उद्देश्य दिख रहा है। आपको दिख रही है, आपको संकल्प से नहीं दिखेगी, उतनी उस इंटेंसिटी से नहीं दिखेगी। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि चलो 1 मिनट हम मान लें, इनडायरेक्टली व्हाट यू आर सेइंग इज कि 100 करोड़ लोग एक संकल्प से सोच रहे हैं, तो फिर 100 करोड़ की यूनिटी तो अपने आप में प्रजातंत्र में तो जो है ना वो बवंडर खड़ा कर देगी। आप जो है ना पार्लियामेंट के अंदर जाके सब बदल दो जो बदलना चाह रहे हो, फिर आपको इन नेताओं की, मोटे खाल के लोगों की क्या जरूरत है? पॉलिटिकल पार्टीज भी तो वो भी उनकी विचारधारा को भी एक संकल्प ही मानिए ना। वो भी तो एक तरीके की विचारधारा, जो भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उनकी होती है, हर पार्टी की आइडियोलॉजी होती है। नहीं, लेकिन वो संकल्प राष्ट्र हित से मेल नहीं खा रहा है। वो संकल्प जो है एक अपराध मुक्त भारत नहीं दे रहा है। वो संकल्प भ्रष्टाचार मुक्त भारत नहीं दे रहा है। तो दे रहा है ना, ऊपर तो सब कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त, और भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। कौन नहीं होना चाहिए नहीं है। ग्राउंड पे क्या हो रहा है वो बताइए ना। क्या थाने में रिपोर्ट लिखी जा रही है? क्या आपका आईओ जो है ना विवेचनाएं कर रहा है? क्या समय पे चालान पेश हो रहे हैं? क्या कोर्ट जो है ना 30 दिन के अंदर जो है न्याय कर रही है? क्या वो तो 30 साल में भी नहीं कर रही है। उनकी आइडियोलॉजी में तो सब शामिल है ना। नहीं, देखिए आइडियोलॉजी की बात मत करो, डिलीवरी की बात करो। वी आर टॉकिंग व्हाट इज बीइंग डिलीवर्ड। वही बात हो गई ना सर, हम तो संकल्प की बात कर रहे हैं ना। हम डिलीवरी की बात कर रहे हैं, हम अपराध मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, जिसमें 5 सर्टेनिटी हैं, जिसमें कि आपके बिना थाने जाए FIR दर्ज होगी। टेक्नोलॉजी इंजन जो है आपको इतने जो है ना प्रॉम्प्ट देगा कि आप जो है 15 दिन में आपको चालान पेश करना होगा, वो भी विद द इनफेलिबल एविडेंस। इट कैन नॉट बी सिलेक्टिव।
ये बदमाशों की तरफ से कोई इन्फ्लुएंस करके गिरफ्तार करने जा रहा है, उसको रास्ते से आप वापस नहीं बुला पाएंगे, राइट। और यदि 15 दिन में आपने पूर्ण नहीं किया तो देयर विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे कंपनसेशन। तो सरकार को भी कंपनसेशन देना पड़ेगा और उस पर्टिकुलर आईओ को भी कंपनसेशन देना पड़ेगा और उसके सुपरवाइजरी ऑफिसर को भी कंपनसेशन। इस अकाउंटेबल व्यवस्था। फिर वो कह रहा है कि साहब पहले हम बिना थाने जाए, थाने में जो है आपकी एफआईआर दर्ज होगी और आज की तुलना में 1000 गुना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, और उस प्रोसेस ऑफ एफआईआर की कम से कम 4-5 इंडिपेंडेंट विटनेस होंगे एंड दे विल बी डिजिटल विटनेसेस जो कि झूठ नहीं बोलेंगे, जो जाके जो है ना पैसा लेके कोर्ट में ये नहीं कहेंगे कि साहब मैंने तो ये बोला ही नहीं था, ये तो थानेदार ने अपने मन से लिख लिया। तो थानेदार ने अपने मन से हो सकता सच में लिख लिया हो, और कई बार जो है ना फरियादी ने पैसे लेके कह दिया कि साहब हमने तो ऐसा कहा ही नहीं था, बटेवर, राइट। अब जो है ना तीसरे चरण में बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल के माध्यम से 7 दिन से लेकर 30 दिन में हर हालत में जो है ना न्याय मिलना। और इसके लिए जो 3 सेक्शन हैं सीआरपीसी के, सेक्शन 13, सेक्शन 18, सेक्शन 21, जिसके तहत लोगों को लिटिल ट्रेनिंग दे के उनको जो है मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाएगा। जितने भी हमारे एडवोकेट्स हैं अभी जो कि बड़ी बुरी स्थिति में बैठते हैं कोर्ट वोट और दाएं बाएं में, उनकी स्थिति एक ढाबे में बैठने जैसी हो गई है, उनकी स्थिति बिल्कुल दयनीय जैसी है। वो सब लोग अपने घर के आराम से बैठ के दे विल बी जो है ना इन पोजिशन टू प्रोवाइड एज ए डिफेंस एज ए लॉयर, एज ए प्रोसिक्यूशन लॉयर, और उनको सम्मानजनक बिना जो है ना कहीं जाए उनको आज जो कमा रहे हैं शायद उससे ज़्यादा कमा पाएंगे। और 7 दिन से लेकर 30 दिन के अंदर सर्टेनिटी के साथ जो है ना न्याय मिलेगा, और आवश्यकता अनुसार जो है ना कोर्ट ट्रायल राउंड द क्लॉक चलेगा, एक जज एक केस, और सबको जो है एक फाइनेंशियल कंपनसेशन दिया जाएगा। तो सैलरी लोगों को नहीं मिलेगी, पीपल विल गेट ए फाइनेंशियल कंपोनेंट, राइट, ए रेवेन्यू स्ट्रीम दे विल गेट इट, राइट। और सम टोटल ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम में 2 का मल्टीप्लाई करके वो अपराधी से वसूल किया जाएगा। और टेक्नोलॉजी का यूज करके डिजिटल चित्रगुप्त, जिसकी परिकल्पना ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी जा चुकी है 2020 में, जिसका कहना चाहिए कि पूरा नाम है, जिसको मैं जिसको निकनेम में डिजिटल चित्रगुप्त कहता हूँ, अदरवाइज इट इज़ ए नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65C शेड्यूल 7 लिस्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके लिए ड्राफ्ट कानून बना के ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सितंबर 2020 में भेजा जा चुका है। इट इज़ अंडर कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जहाँ पर आपको राइट टू प्राइवेसी मिलेगी, एट द सेम टाइम डिजिटल चित्रगुप्त से कुछ भी छिपा नहीं रहेगा, एंड शुरू में जो है वो 30%, 40%, 50% केसेस को रोक पाएगा। एज द डाटा एक्यूमुलेशन विल गो अप, इट विल बी इन पोजिशन टू जो है प्रिवेंट 99.9% ऑफेंसेस। 0.1% ऑफेंसेस ऐसे होंगे जो कि रिएक्शनरी फोर्सेस और इसके कारण होंगे। धीरे धीरे लोगों को और जो है उसमें होती रहेगी, मतलब आस्था बढ़ेगी सिस्टम में। आज सिस्टम में मॉब लिंचिंग क्यों होती है? आपका जो है रोड रेज और वो क्यों होती है? बिकॉज यू डोंट हैव द फेथ इन द सिस्टम। आप हर चीज़ को अपने लेवल पर निपटाना चाहते हैं। मॉब को लगता है कि थाने में पुलिस को देने के बाद पुलिस तो उसको ठीक ढंग से गिरफ्तार भी नहीं करेगी, उसको प्रोसिक्यूट नहीं करेगी, तो उसको लगता है कि हम ही सेटल कर दें। तो जो ये अभी हम ही सेटल कर दें, और वो भी आउट ऑफ द जो है ना लॉ के बियॉन्ड जाके, समटाइम इवन सफरिंग लीगली आल्सो, क्योंकि जब आप मॉब लिंचिंग कर गए जिसमें आप आइडेंटिफाई हो गए तो कुछ लोगों को तो प्रोसिक्यूट भी किया जाएगा। तो आप, लेकिन आप सही में क्रिमिनल नहीं हैं। योर फीलिंग इज मोर कि साहब ये सिस्टम सड़ गया है, ये कुछ नहीं करेगा, लिहाजा यू आर टेकिंग इट लॉ इन योर हैंड। और यही चीज़ पुलिस पर भी लागू होती है। पुलिस जो है, जो फर्जी इनकाउंटर करती है, टेकिंग अजर्पिंग द रोल ऑफ द जुडिशरी, क्योंकि उसे लगता है कि वर्तमान सिस्टम बौना पड़ गया है, वो अपराधियों को जो है सजा दिला नहीं पाएगा। तो आज जो फर्जी इनकाउंटर कर रहा है, सही में देखा जाए तो ही इज ट्रू पैट्रियट। मतलब अनलेस की जो है ना वो पैसे का लेन देन करके जो है ना
सही अपराधी के बतौर जो है ना फर्जी इनकाउंटर कर रहा है, पैसे के लिए इनकाउंटर कर रहा है, बट 99% जो है इट इज़ मेंट फॉर द वेरी पेट्रोटिक पर्पज, एंड वाइल दे आर क्रॉसिंग द लीगल लिमिट, दे आर अजर्पिंग द रोल ऑफ द जुडिशरी, बिकॉज जुडिशरी इज ऑल्सो इनइफेक्टिव. सो आपको लगता है कि यू आर ए ग्राउंड एक्टर और आपको पब्लिक को दिखाना है कि हम इफेक्टिव हैं, सो समटाइम यू आर क्रॉसिंग दैट लिमिट. इट इज़ जस्ट हैपनिंग बिकॉज पीपल डोंट हैव द फेथ इन द सिस्टम. यदि हम जो है इस तरीके का सिस्टम जो कह रहे हैं, जो क्राइम फ्री भारत का एक कॉन्सेप्ट नोट है विच हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उस कॉन्सेप्ट नोट के तहत यदि हम ये सिस्टम देंगे तो एक अलग सी मंजिल होगी. और फिर हमारा क्राइम फ्री भारत का तो पांचवा कहना भी है कि देयर इज अ सर्टेनिटी ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल्स. जब आपके डिजिटल चित्रगुप्त को हर कुछ मालूम है, हर अपराधी के बारे में 365 डिग्री में हर चीज़ मालूम है, और वो भी सत्ता के सहारे नहीं, वो जो है देयर विल बी क्राउड सोर्सिंग. तो अभी जो है शासन के तो जो मुश्किल से 1% होंगे, 99% जो है ना रिसोर्सेज विल बी ओन्ड बाय द पब्लिक, और वो जो उनका कंट्रीब्यूशन होगा उसको उनको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी. तो 1 महीने से 3 महीने के अंदर तो जो ना उनके नोट का खर्चा निकल आएगा, तो देन इट विल बिकम ए सोर्स ऑफ EMI बन जाएगी. तो हर व्यक्ति जो है ना नोट नहीं लगाना चाहेगा, CCTV की, इसकी उसकी, हर व्यक्ति लगाएगा. ड्रोन हम क्यों रखेंगे? ड्रोन जो है ना पब्लिक को दे देंगे कि साहब दिस इज द टारगेट, आप जो है ना इसका ये इंटेलिजेंस करोगे, ये करोगे, वो करोगे. सिस्टम जो है, एंड द कंटेंट विल नॉट बी इन कंट्रोल ऑफ द क्राउड. कंटेंट विल फ्लो इन रियल टाइम टू द क्लाउड स्पोर्स ऑन बाय द डिजिटल चित्रगुप्त. तो जब आपको अपराधी के बारे में सब कुछ मालूम है तो आप उसको सर्टेनिटी के साथ रिहेबिलिटेट नहीं कर सकते हो. यू विल गो टू द पर्सन, आप उसका पूरा बातचीत करोगे, उसको जो है यू कैन प्रोवाइड यू कैन प्रोवाइड कि क्या स्किल सेट में कमी है, यू कैन गिव द ट्रेनिंग, यू कैन गिव द रिसोर्सेज, एंड यू विल मेक हिम ए बिग रिसोर्स फॉर द कंट्री. डू यू एग्री विथ मी? तो ये सिस्टम आप क्या राजनेताओं के उससे कंपेयर कर सकते हैं क्या? एक संकल्प है, संकल्पित हो जाए लोग सारे तो नहीं. देखिए, इसमें जो है संकल्पित हमें नहीं करना है. संकल्पित किसको करना है? अगेन क्राउड सोर्सिंग. आप संकल्पित हो गए हैं तो आपकी जिम्मेवारी है कि जो लोग आपके प्रभाव क्षेत्र में हैं, जिन्होंने वर्षों से आपको देखा है, वो आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके प्रोफेशनल कलीग हो सकते हैं, वो समाज सेवी हो सकते हैं, वो जो है मजदूर हो सकते हैं, फार्मर्स हो सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, वो किसी भी जाति और धर्म के हो सकते हैं. तो हर व्यक्ति किसी न किसी के तो प्रभाव क्षेत्र में है ना, किसी न किसी के प्रति तो आस्था रखता है. तो उन्हें हो सकता है मैथिली शरण गुप्त पे आस्था ना हो, लेकिन जो आपसे जुड़े लोग हैं उन्हें आपके ऊपर आस्था होगी कि नहीं होगी? मेरे से जुड़े वो लोग संकल्पित हो जाएंगे, ठीक है, तो ये लोग संकल्पित हो जाएंगे, ये चैन तो कहीं ना कहीं जुड़ जाएगी ना पीछे से बैक एंड पे. देखिए, आपका जो दायरा है वो पूरा है, मतलब आपका दायरा किसी प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है. आप पढ़े हैं, आपके एकेडमिक जो है ना एलुमनाइज हैं, आप जो है कुछ इंजीनियरिंग में किया होगा आपने, तो उसके भी आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं. जो आपके IIT कोलिग्स हैं जो कि देश और विदेश में हैं, उनको आप प्रभावित कर सकते हैं. और फिर वो जिसको प्रभावित करेंगे तो वो जो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बनेगा उसमें पूरे देश की जनता आ जाएगी. और ये 37 करोड़ तो हमने वैसे ही छोड़े हुए हैं. क्यों छोड़े हुए हैं? क्योंकि हमने उन्हें पत्थर माना है, और हम अपने लोगों से कह रहे हैं कि आपके प्रभाव क्षेत्र में सभी लोहा नहीं होंगे, क्योंकि लोहा तो ऊर्जाकृत होकर चुंबीकृत हो जाएंगे, राइट, वो दूसरों को भी चुंबीकृत कर देंगे. लेकिन क्या कोई चुम्बक किसी पत्थर को चुंबीकृत कर सकती है? नहीं कर सकती है, राइट. तो हर किसी के फील्ड में 2 तरीके के पत्थर हैं. एक पत्थर तो वो हैं जो आज की व्यवस्था से भर भर के लाभ कमा रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार ही देके क्यों ना कर रहे हों, बट स्टिल दे आर इन पोजीशन टू मेक गुड मनी. दे आर जो है गेटिंग द शेयर ऑफ स्पॉइल्स. तो उन्हें वर्तमान व्यवस्था को बदलने में कोई रुचि नहीं है, लिहाजा वो आपकी बात को अनसुना करेंगे,
यदि आपसे जुड़ भी जाएंगे तो उसी संकल्प से, उसी एनर्जी से लोगों को नहीं जोड़ेंगे। तो पहले तो जुड़ेंगे नहीं, यदि जुड़ भी जाएंगे तो वो आगे आपके संकल्प को कैरी नहीं करेंगे, राइट। दूसरा, वो पत्थर हैं जिन्होंने बहुत भुगत लिया है, वो भुक्तभोगी हैं। उन्होंने अपने लोगों से धोखा खाया, समाज से धोखा खाया, पुलिस से धोखा खाया, व्यवस्था से धोखा खाया, और वो अब कुंठित होकर पत्थर तुल्य हो गए हैं। और उनमें उन्होंने ये सोच लिया है कि इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है, इस राजनीतिक व्यवस्था के तहत कुछ भी अच्छा होना संभव नहीं है, लिहाजा वो पत्थर तुल्य हो गए। लेकिन इसमें एक जो गोल्डन लाइन है वो ये है कि जो ये पत्थर हैं, जब चारों तरफ से लोग ऊर्जाकृत होना चालू हो जाएंगे तो ये पत्थर जो है गिरगिट की तरह रंग बदल के ये पत्थर से लोहा भी बन जाएंगे और महा ऊर्जा केंद्र बन जाएंगे, और ये जो है इस नई व्यवस्था में भी अपने लिए लाभ खोजने की कोशिश करेंगे। तो ये संख्या 100 करोड़ तक नहीं, फाइनली तो इट विल टच द होल पॉपुलेशन, 137 करोड़ पीपल। यदि हम सही तरीके से संकल्पित लोगों को, क्योंकि देखिए ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग, ये लोग, वो लोग, वो हो सकता है कि इस व्यवस्था से लाभ ले रहे हों तो वो पत्थर तुल्य हैं, उनको आप अपना मापदंड मत मानिए यदि वो जो है ना उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो अब ये जो है हमने जो एक नई व्यवस्था जो है जो लोहा की और पत्थर की है, उससे कुछ आपको व्यवस्था तो सब ठीक है, मैंने तो देखा नहीं सर, टाइम फ्री भारत ऐप जिसके थ्रू ये संकल्पित होने का है, हाँ, कैसा है वो देखना पड़ेगा, मैंने देखा नहीं है। मैं आपको भेजूंगा क्योंकि इसमें कहीं कोई कंडक्ट रूल का वायलेशन नहीं है, तो हर कोई जुड़ सकता है। शासकीय सेवा में रहते हुए भी जुड़ने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपको ये ऊर्जाकृत कर रहा है, आपको ये पॉजिटिविटी दे रहा है, किसी कानून को उल्लंघन करने के लिए कह नहीं रहा है, किसी न चक्का जान करने के लिए कह रहा, ना धरने के लिए कह रहा, ना जुलूस निकालने के लिए कह रहा, ना दिल्ली जाने के लिए कह रहा है, राइट। ये आपकी ऊर्जा एनर्जी को जगा रहा है और कह रहा है जब आपकी एनर्जी जागृत हो जाएगी तो कम से कम और कुछ फ़ायदा मिले चाहे ना मिले, आपकी खुद की निराशा बेबसी ख़त्म हो जाएगी और आपको ये महसूस होगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, इतने सारे लोग भी मेरे साथ हैं, लिहाजा कोई बड़ा अन्याय हमारे अगेंस्ट नहीं कर पाएगा। और यदि हम संकल्पित होकर 10 दिन यदि ये कर लेते हैं असर बसरते, हालांकि वो संकल्प जो है, जो आप सही कह रहे हैं कि संकल्पी वाले लोग दिखना बहुत मुश्किल है, और जिनको आप देख रहे हो और बड़ा समझ रहे हो, जो बड़ा अपने आप को उसमें बैठाए हुए हैं और समाज सेवी संगठनों में बैठे हुए हैं, वो भी छोटे चरित्र के लोग हैं। कई बार दिखाने के लिए उनका चरित्र कुछ दूसरा होता है, अंदर से चरित्र खोखला होता है, ना सोच होती है, ना जो है ना उद्देश्य होता है। तो ये कॉन्सेप्ट पावरफुल है, इसे टेक्नोलॉजी ड्रिवन, इसमें खर्च करना जीरो है, और आगे चल के तो खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था, पार्टी विहीन प्रजातंत्र, ऐसी चीज़ें आएंगी, और बहुत जल्दी जो है साइबर क्राइम फ्री भारत भी होगा। क्योंकि आई फील कि ये तो 6 महीने से 1 साल के अंदर ही काफ़ी कुछ 80-90% अचीव किया जाता है। यदि साइबर क्राइम जो है, यदि हम सिस्टम को थोड़ा सा ठीक कर दें, यदि हम लचर व्यवस्था को थोड़ा सा दूर कर दें, तो हम बहुत जल्दी जो है साइबर क्राइम तो होना लगभग नामुमकिन है। यदि आपका जो फिक्स डाटा है, जो विच इज़ अवेलेबल विद द टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, जो वोलाटाइल डाटा है उसको भी कैप्चर करने में कोई दिक्कत नहीं, जाके फाइल में आपको जुड़ जाए, देन यदि आपने एक एविडेंस कलेक्शन का एक सिस्टम सिर्फ जो है ना अपने मोबाइल में डाल दिया, इतने मात्र से आपके पास डिजिटल और अकाट साक्षी भी हो जाएंगे और अपराधी की आइडेंटिटी भी हो जाएगी, और अरेस्ट करने के लिए 137 करोड़ लोग हैं तो पुलिस पर डिपेंडेंट नहीं है। आप बताइए कोई साइबर क्राइम हो सकता है क्या? गवर्नमेंट क्यों अडॉप्ट करेगी? जिसको जो है, आपको मालूम है उत्तर प्रदेश में 205 अपराधी हैं, 403 सदस्यों की विधानसभा है, विच मेक्स इट 51%। आपको मालूम है आपके पार्लियामेंट में 42% जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज पर देयर ओन एडमिशन दे आर हैविंग द क्रिमिनल रिकॉर्ड, और 29% के विरुद्ध तो जघन्य अपराध हैं, हत्या, डकैती, लूट, रेप, 29% के खिलाफ। ये छोटे मोटे चक्का जाम अक्का जाम की वो नहीं है कि पब्लिक कॉज की, शुद्ध डकैती है, शुद्ध लूट है, शुद्ध रेप है, शुद्ध किडनैपिंग है।
तो जब जो है हम ऐसे ही लोगों को टिकट बांट रहे हैं, तो क्या कोई राज सत्ता जिसका अपन ने अभी तक इतना बखान किया है, क्या वो अपराध मुक्त भारत चाहेगा? क्या वो भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहेगा? जब तक हम अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को जो हम एनर्जी मॉडल सजेस्ट किए हैं उसके माध्यम से यदि हम उनसे अनुनय विनय प्रार्थना या उसे न सुनने पर विवश करना और उसे ना करने पर पराजित करने का जब तक हम मॉडल डेवलप नहीं करेंगे, वो भी बिना खर्च के, क्योंकि यदि आप खर्च का मॉडल डेवलप करेंगे तो आपको भी खर्च करना पड़ेगा। जब आप खर्च करेंगे तो इन्हीं के पद चिन्हों में चलेंगे, एक अच्छा आदमी और बुरा हो जाएगा, राइट। और जब आप पैसा खर्च करेंगे तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में आपको भी पैसा चाहिए, तो आप भी वही चीज़ें करेंगे तो आप व्यवस्था नहीं बदल पाएंगे। लिहाजा खर्च विहीन व्यवस्था ही क्राइम फ्री भारत की एक मजबूत जो है रीढ़ की हड्डी हो सकता है। डू यू एग्री विथ मी?